स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में इकलौती गेमिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जिसका शेयर अभी थोड़े टाइम पहले लिस्ट हुआ था और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ भी दिखाई है। इस वीडियो में करेंगे उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, समझेंगे उसके Q4 रिजल्ट्स को और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल आ गई है तो अब आपको क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ये एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, यहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की खबरें एक साथ एक जगह आ जाती है, भले वो कॉन कॉल्स हो या फिर अगर आप देखोगे कोई भी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट हो या फिर आपको किसी भी तरह की यहाँ पे स्टॉक मार्केट की खबर या फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सारी जगह एक जगह आ जाती है। और ये इकलौता ऐसा टेलीग्राम चैनल है और बिल्कुल फ्री है और हम लोग थोड़े टाइम बाद इसे मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं, बट आज हाल फिलहाल के लिए अभी फ्री है और फिर आप अभी इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है टेलीग्राम पे, नहीं तो आप यहाँ पे हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बात करें अगर हम यहाँ पे नज़ारा की, तो नज़ारा ने 84% रेवेन्यू ग्रोथ दी है, 508% यहाँ पे अगर आप देखोगे EBITDA ग्रोथ दी है और यहीं पे अगर आप देखोगे इसके कारण यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुई है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कंपनी ने हाईलाइट्स दी हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू 84% से बढ़े 4,542 मिलियन और ये जो फिगर है ये उनके बिजनेस अपडेट में भी डिस्क्लोज हुआ था। EBITDA अगर आप देखोगे 508% से बढ़ के 596 मिलियन हुआ है। EBITDA मार्जिन जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट अगर आप देखोगे ऑपरेशनल क्राइटेरिया होता है उसके अंदर बहुत ही शानदार ग्रोथ है, 3.7% से बढ़ के 12.7% की EBITDA ग्रोथ देखने को मिली है और EBITDA मार्जिन की ग्रोथ है। इसी के साथ कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल टर्न हो जाती है 136 मिलियन। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे 674 मिलियन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इन्हीं मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी पहले लॉस में थी और अब यहाँ पे प्रॉफिट में आ गई है। जहाँ पहले EBITDA बहुत डबल डिजिट में था, अब वो ट्रिपल डिजिट में चला गया और काफ़ी लगभग 5 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर रेवेन्यू के अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। कंपनी का अभी अगर IPO आया था उसके कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी ये चर्चा में आई है, बट कंपनी के IPO से कंपनी को एक भी रुपया का कैश नहीं मिला था। अगर आप देखोगे फिर भी कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे बहुत ही हेल्दी है, लगभग 478 करोड़ रुपीस का कैश पड़ा है और ये पिछली बार से लगभग डबल है। अभी अगर आप देखोगे कंपनी की नेटवर्थ जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली 37% की, 779 करोड़ की नेटवर्थ है। अगर आप देखोगे 570 करोड़ की पहले नेटवर्थ थी, इसको हम कंपेयर करेंगे मार्केट कैप से और निकालेंगे यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो। ठीक है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो इनके 3-4-5 बिजनेस हैं उससे सबसे ज़्यादा कैसे आते हैं, तो टेलिको सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे 17% रेवेन्यू, रियल मनी गेमिंग जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप नहीं है इंडिया के अंदर, वो 3% है। फिर गेमिफाइड लर्निंग जो है उसके अंदर 39% का रेवेन्यू, ई स्पोर्ट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे 37%। तो गेमिफाइड और यहाँ पे ई स्पोर्ट्स वाला जो डिवीजन है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे हाई ग्रोथ सेगमेंट्स गेमिफाइड और ई स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 819% है YOY बेसिस पे अगर आप देखोगे, और 102% YOY ग्रोथ है अगर आप देखते हो तो इन दोनों के अंदर। मतलब अगर आप देखोगे ना, गेमिफाइड के अंदर 809% की ग्रोथ है, ई स्पोर्ट्स के अंदर 102% की ग्रोथ है। तो ये रेवेन्यू की उनकी ग्रोथ है। अभी यहाँ पे जो कंपनी के जो CEO है मनीष अग्रवाल, उनका क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। देखो, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर हम देखोगे तो स्ट्रांग है, फिर प्रॉफिट्स वगैरह किए हैं, हाई ग्रोथ बिजनेस सेगमेंट अगर आप देखोगे ई स्पोर्ट्स और प्रीमियम ने कंटिन्यू आउट परफॉर्म किया, वही सारी बातें बोल रहे। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी के पास कैश रिजर्व है, वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं। अच्छा, वी विल इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर कैश बैलेंस टू फंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे बोला है। देखो, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या होता है ना, कोई भी जो छोटी छोटी गेमिंग के स्टार्टअप्स होते हैं ना उनको एक्वायर करना, और यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग यहाँ पे नया गेम लॉन्च करना, वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें, अभी कंपनी के पास इतना कैश है तो कंपनी यहाँ पे मार्केट में लगातार यहाँ पे नए नए कैंडिडेट्स ढूंढती रहेगी कोई छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें कंपनी ने बताई है। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, हम लोग ने एक नया स्टॉक ढूंढा है, बहुत ही वो अभी स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि नेक्स्ट नज़ारा हो सकता है, वो भी गेमिंग इंडस्ट्री में ही है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद हम लोग उसका एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप वो वीडियो देख सके। और वो एक बहुत ही मल्टी बैगर पिक हो सकता है, उसमें ऑलरेडी हम लोग ने जब पहले रिकमेंड किया था उससे 25% ऑलरेडी गेन देखने को मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे नज़ारा का, अगर आप देखना चाहते हो कहाँ इनका ओवरऑल यहाँ पे वो है, तो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है। फिर वहीं पे इनका वर्ल्ड क्रिकेट जो स्पोर्ट वाला है, जो WCC है, वर्ल्ड क्रिकेट जो है
और वहीं पे अगर आप देखोगे फिर किडोपीडिया है और नॉर्डविन स्पोर्ट्स कीडा भी इनका ही है, ई स्पोर्ट्स मीडिया है, हाला प्ले है और कोनामी जो करके एक देखोगे तो वो फैंटेसी और ट्रिविया गेम्स का बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर अपन देखें अभी हाला प्ले में एक है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले अगर अपन देखें अब एक बार फिनेंशियल्स की ओर देख लेते क्या क्या ऐसा फिनेंशियल्स में बदला है। तो ये अपना कंसोलिडेटेड है आई थिंक, यस ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इस क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर वो थोड़ी डिसेंट रही है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो पिछले साल से कंपेयर करते हो तो थोड़ी बहुत बड़ी है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर आप बात करते हो, यहाँ पे अगर अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही चलते सीधा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रहा है वो 42 मिलियन का रहा है, पहले 178 मिलियन का था। ओवरऑल ये जो क्वार्टर रहा है अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली यहाँ पे पिछली बार से कम परफॉर्म किया है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, बेसिकली कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कम था, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इस बार एक्सपेंस ज़्यादा बुक किया है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि Q4 के अंदर इकोनॉमी फुल उस पर चल रही थी, तो कंपनी ने बेसिकली एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करी होगी, जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे और जो मेजर एक्सपेंस है जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो बेसिकली इंपेयरमेंट है। कंपनी ने कुछ इंपेयरमेंट बुक किए जो कि मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। देखो इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, मेरी कोई एसेट अगर वैल्यूएबल नहीं रही एनी मोर तो हम लोग क्या करते हैं उसको डेबिट मार देते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। तो ये तरह के एक्सपेंसेस कंपनी हर बार बुक करती रहती है। और अगर आप देखोगे तो पूरे साल के अंदर इस बार जो बुक किया गया है वो 40 मिलियन का यहाँ पे इंपेयरमेंट बुक किया है। तो ये सारी चीज़ें लगभग 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे वो किया है। बट यहाँ पे ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस थी ना वो खराब रही है। बट भले यहाँ पे कंपनी ने वाई बेसिस पे और सभी जगह से परफॉर्मेंस अच्छी बताई है, तो ये सारी चीज़ें मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है ना वो खराब थी। उसी के अलावा अगर आप बात करोगे कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ से आता है, तो सबसे बड़ा बिजनेस इनको टेल्को सब्सक्रिप्शन से आता है, गेमिफाइड लर्निंग के बाद अगर आप देखोगे, और फिर प्रीमियम जो है, और फिर ई स्पोर्ट्स, और जो ये सबसे छोटा है वो रियल मनी गेमिंग है। रियल मनी गेमिंग बेसिकली अगर क्या होता है जिसमें आप पैसे वैसे खुद इन्वेस्ट करते हो, ड्रीम 11 टाइप्स वाले जो गेम होते हैं ना वो, ठीक है। ड्रीम 11 एक अलग है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेगमेंट रिजल्ट्स की अगर आप बात करोगे टेल्को सब्सक्रिप्शन अभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, बट यहाँ पे गेमिफाइड लर्निंग सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग है और ई स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स है, और यहाँ पे अभी जो टेल्को सब्सक्रिप्शन वाला बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल बन गया है, और गेमिफाइड तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल में है ही। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बुक होता है ना खर्चा वो 96 मिलियन यहाँ पे होता है अपना रियल मनी गेमिंग में, और जिसी का सबसे कम बिजनेस है। तो मतलब ये वाला जो है ना इसमें अभी क्या हाई स्पेंडिंग कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ फेज में है, तो बहुत ही मतलब अर्ली स्टेज में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने को देखना पड़ेगा। और वहीं पे कंपनी के एसेट्स भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गेमिफाइड में लगी हुई है, और अर्ली लर्निंग जो होता है उसके अंदर लगी हुई है, और वैसे भी एडटेक का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो गेम एडटेक के साथ अगर गेम्स भी हो जाए तो वो थोड़ा बेहतर होता है, और उसी के कारण ये सारी चीज़ें चल रही है। अच्छा, नेटवर्थ की बात हम लोग कर चुके। बोरिंग्स अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी बोरिंग्स बहुत ही कम है, 301 मिलियन की यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी नेट डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश बैलेंस जो करीबन पड़ा है वो 2300 मिलियंस का पड़ा है, और वहीं पे अगर आप देखोगे लाइबिलिटीज़ जो है 300 मिलियन की लाइबिलिटीज़ है, और अगेंस्ट में अगर आप देखो करंट लाइबिलिटीज़ 2000 मिलियन की है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जितनी लाइबिलिटीज़ है उतना कैश है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि यहाँ पे कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जो मेरे को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। उसमें भी जो सबसे बड़ा जो गेन आया है वो इस पर्टिकुलर फिगर में आया है। अगर आप देखोगे तो लीज लाइबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे अदर फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो है ना वो यहाँ पे मेरे को लगा जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लमेटिक है। मतलब फिनेंशियली कंपनी अभी भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो परफॉर्म नहीं किया है, बट ओवरऑल पूरा फिनेंशियल ही यहाँ पे अच्छा रहा है। अच्छा, और कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने पिछली बार एक IPO के टाइम पे एक इंटरव्यू में ही बोला था कि हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे बिजनेस पे ग्रोथ, हमारा जो फोकस है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे है रेदर देन हम लोग यहाँ पे है ना कोई ग्रोथ करें, ठीक है। तो वो लोग उनका भी अभी सही मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट और कैश बैलेंस जो कैश जनरेटिंग बिजनेस है ना उन पे ही वो लोग फोकस करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बिजनेस की बात हो ही रही है तो अपन जान लेते हैं कंपनी के यहाँ पे बिजनेस को, एक बार फटाफट से 4-5 बिजनेस को समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए गेमिफाइड की अगर हम बात करें तो ये एक अर्ली लर्निंग बिजनेस सेगमेंट होता है, जिसके अंदर यहाँ पे है ना गेम्स के साथ थोड़ी बहुत लर्निंग होती है। ई स्पोर्ट्स में क्या होता है, बेसिकली एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, मीडिया राइट्स, लाइसेंसिंग और ब्रांड स्पॉन्सरशिप वगैरह जो होती है जो इनके ओन प्लेटफॉर्म पे आती है। ई स्पोर्ट्स जैसे जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग है वो यहाँ पे इनका एक WCC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीमियम के अंदर क्या होता है, एड्स और वर्चुअल आइटम्स है, जो बेसिकली फ्रीमियम मतलब क्या होता है ना, आप गेम्स के अंदर अगर आप गन वगैरह खरीदते हो ना तो ये फ्रीमियम वाला बिजनेस होता है, ठीक है। अगर आप WCC है उस तरह
रखा है। फिर नॉर्डविन और स्पोर्ट्स कीडा, इनका यही वो है मीडिया राइट्स लाइसेंसिंग, स्पोर्ट्स कीडा पे न्यूज़ वगैरह आती है, किडोपीडिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। टेल्को सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो कभी आप एयरटेल का अगर आप है ना रिचार्ज वगैरह कराते हो, वोडाफोन का रिचार्ज कराते हो, तो आपको है ना बोलते हैं कि है ना छोटे छोटे गेम्स आप खेल सकते हो, ठीक है ना, मतलब पहले आता था, आजकल इतना नहीं चल रहा है, बट टेलीकॉम के साथ आप रिचार्ज कराते थे ना, तो आपको बोलते थे कि इस कनेक्शन के साथ आप ये 5-7 गेम खेल सकते हो, आपकी मोबाइल में ऑलरेडी थोड़ी बहुत कुछ गेम्स आते थे। तो ये टेल्को सब्सक्रिप्शन वाला बिजनेस है, जहाँ पे कंपनी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलकर बंडल्ड सर्विस देती है, मतलब रिचार्ज भी देती है और गेम्स खेलने का वो भी देती है, ठीक है। फिर स्किल बेस्ड रियल प्ले मनी गेमिंग जो होता है, ये बेसिकली हाला प्ले और कोनामी है, ये अपना वही ड्रीम 11 जैसा होता है जिसमें आप रियल मनी लगाते हो और वो सारी चीज़ें, और ये मैंने रेवेन्यू शेयर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप में इनका ये बिजनेस है। चलो और थोड़ी बहुत चीज़ें जानोगे तो यहाँ पे ये ग्रोथ वगैरह है, ये अगर आप देखोगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, EBITDA मार्जिन पे भी बात कर ली है। और वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कंपनी ने बोला है कि जो मैंने बताया था ना कि वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव प्रॉफिटेबल ग्रोथ वाइल प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे कंपनी ने बोला है। और यहाँ पे कंपनी ने बोला कि हम प्रॉफिट पे तो करेंगे फोकस, बट यहाँ पे हमको ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, बट कंपनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे कंपनी ने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया है अपनी जो फिनेंशियल्स को बढ़ाने के लिए। गेमिफाइड का ये आप देख सकते हो, ये मंथली एक्टिव यूजर्स का जो अगर आप देखोगे 172% इंक्रीज हुआ है पेइंग सब्सक्राइबर्स में, ठीक है। और अभी किडोपीडिया के अगर आप देखोगे तो 3,40,000 करीबन यहाँ पे पेइंग सब्सक्राइबर्स है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम रही है, और मंथली ARPU जो होता है ना, अभी जैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे $6.4 है, और यहाँ पे चर्न रेट जो है वो काफ़ी कम है, तो वो ठीक है। अच्छा, ई स्पोर्ट्स के अंदर जो गेम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स कीडा के अंदर अगर आप मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें 487% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अक्टूबर 20 जो कि अपना पीक सीज़न होता है, IPL वगैरह, सॉरी IPL तो नहीं था उस टाइम, बट यहाँ पे जो क्रिकेट का पीक सीज़न होता है उस टाइम यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर आप देखोगे जो अभी वाला टाइम है ना अपना, जो अभी IPL चल रहे थे जो मार्च अप्रैल वाले में, तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी एक अप्रैल वाला जो सीज़न है उसके अंदर भी एक आपको अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स कीडा ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी अच्छी है, 487% की ग्रोथ है स्पोर्ट्स कीडा के अंदर। फिर नॉर्डविन वाला जो है उसके अंदर 75% की ग्रोथ है, इसके अंदर मीडिया राइट्स वगैरह है और ये मेजॉरिटी वगैरह होता है। और यहाँ पे ESL इंडिया पार्टनरशिप और ड्यू एरिना करके जो बेसिकली इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें बताया। प्रीमियम अगर आप देखोगे वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो है उसके अंदर अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप देखोगे एवरी डे यहाँ पे 1 लाख डाउनलोड्स होते हैं, कंपनी ने बताया है। और कोविड के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है ना, इसकी जो बेसिकली यहाँ पे जो रेवेन्यू था ये फ्लैट था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेट्स कम हो जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली एक्टिव यूजर्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें यहाँ पे जो अगर आप देखो कन्वर्जन बेसिकली कितने लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, अगर आप देखोगे डेली पेइंग यूजर्स डिवाइड बाय डेली एक्टिव यूजर्स का रेशो, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। अगर आप देखोगे पहले 0.7 0.1 के करीब था, वो अब यहाँ पे सीधा अगर आप देखोगे 0.1 हो गया। 0.01 से यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली, जो कि कंपनी ने बताया कि यहाँ पे 0.08 था और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.08 या फिर 0.1 हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 0.01। तो ये सारी चीज़ें, और आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ पे WCC 3 जब आएगा तो उससे ज़्यादा और यहाँ पे होगा। तो कल को कभी भी वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 लॉन्च होता है तो नज़ारा के स्टॉक पे नज़र रखना, वो एक अच्छा खासा यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन स्टॉक बन जाएगा एक शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है ताकि नए नए कस्टमर ला सके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन का जो बिजनेस है वो यहाँ पे थोड़ा ख़राब रहा है। इसके अंदर जो गेम्स ऑफर किए जाते हैं ये आप देख सकते हो, ये सारे जो तरह तरह के गेम्स हैं ये सारी चीज़ें ऑफर की जाती है। फिर स्पोर्ट्स फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग मैंने आपको बताया, ओवरऑल यहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम है, बट ये ना बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है, इंडिया में इतना नहीं चलता है बट यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा चलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कंपनी और भी चीज़ें हैं कि नए नए तरह के जो गेम्स है ना, अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डिज्नी के साथ भी डील करी है, जिसके अंदर ये लोग नज़ारा थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है, डिज्नी को यहाँ पे डिज्नी ने राइट दिए हैं। और यहाँ पे जो डिज्नी थीम्ड यहाँ पे जो बेसिकली प्रीमियम जो डिज्नी और स्टार वॉर गेम्स होते हैं ये इनके टेलीको चैनल्स को दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। और ये सारी चीज़ें अब हम लोग एक बार जान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह में और यहाँ पे वैल्यूएशंस वगैरह में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में है ना कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, ठीक है। इसमें एक मेजर चेंज ये था कि ये ना जो IFL है जो इनका बहुत पुराना पार्टनर था
आईपीओ के बाद भी अपना स्टेक बेचा है, ठीक है ना। आईएफएल ने यहाँ पे अपना स्टेक बेचा है अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें। बाकी झुनझुनवाला जी का स्टेक तो यहीं पे भी अभी भी है, और शायद आई थिंक आईएफएल ने तो अभी तक पूरा का पूरा अपना स्टेक बेच के ख़त्म कर दिया है पूरे बिजनेस को ही। तो उन्होंने कम्प्लीटली यहाँ पे एग्जिट कर लिया आईएफएल ने, और यहाँ पे उनका नाम भी नहीं दिख रहा है। और बाकी प्रमोटर्स का स्टेक तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक आईएफएल यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जो रहा, अगर आप नेगेटिव समझना चाहें तो समझ सकते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें, इसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके पीछे क्या रीज़न होगा, बेसिकली ये एक तो अलग ही कंपनी है और ये हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। इसका पी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 568 का पी है, ठीक है। यहीं पे अगर आप नेटवर्क देखोगे 658 करोड़ है, मार्केट कैप जो है वो 5000 करोड़ का है। तो प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7-8 का आता है, बट ईवी टू ईबिटा रेशियो बहुत ज़्यादा है 91। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हाई, अगर आप देखते हो तो ये हाई वाला जो बोलते हैं ना हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे अपन टेक्निकल्स पे जा तो सकते हैं, बट पहले अपन नॉर्मल समझ लेते हैं। चलिए, चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक मोमेंटम बना था, ठीक है, एकदम से यहाँ पे जो ये मोमेंटम बना था और वॉल्यूम्स वगैरह में ग्रोथ देखने को मिली थी, वो वापस अब यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो मेरे को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। अब वो मोमेंटम में यहाँ पे बात नहीं रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस है ना, ये जो एक छोटा मोटा यहाँ पे रेजिस्टेंस था 1800 रुपये का, वो वापस टूटा है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार टूट रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले भी ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ से टूटते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर ये एक और रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे वापस नहीं ब्रेक कर पाया, एक बार ब्रेक किया था बट वो मेंटेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अभी भी वो 1700-1800 का जो एक अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पे जो कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है वो ख़राब होने के कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक रहेगी। और मैंने आईपीओ की लिस्टिंग में भी बोला था कि यहाँ पे आप 1900 रुपये का जब भाव चल रहा था, करीबन आई थिंक 1900 रुपये तक तो ये गया ही था स्टॉक, तो उस पर आपको यहाँ पे बेचना चाहिए था। ओवरऑल यहाँ पे मैंने यही राय दी थी कि एक अच्छी खासी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रैली आई थी। तो वो सब चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे मैंने बोला था कि आप एक बार बेच दीजिए। फिर थोड़ा बहुत नीचे आया था और उसके बाद यहाँ पे अभी ये स्टॉक वापस उसी मोड पे है। तो अभी मेरे को क्या लगता है थोड़ा बहुत ये नियर टर्म बियरिश जोन रहेगा इसमें भी। अभी ये जो 1724 है तो ये वापस अपने ये जो सपोर्ट जोन है वो अगर आप देखोगे वो इसी लेवल पे यहाँ पे वापस ट्रेड होगा, जो कि अपन इसकी बात कर लेते हो लगभग 1650 का जो एक जोन है ना, वो बहुत ही अच्छा जोन है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये कंपनी ग्रोइंग फेज में और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगी एक स्ट्रेटेजी, ये जो सपोर्ट जोन बन रहा है बार बार, जो कि बहुत ही कम बार टूटा है, जो 1600 के लेवल्स है, उस पर अपने को यहाँ पे एक बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। 1650 वाला जो लेवल है 1630 से 1650 के लेवल को, और वापस 1700 जो लेवल आता है 1750 का, यहाँ पे एक बार शॉर्ट टर्म एक बार बुक करके निकल जाना चाहिए। 1650 पे बाय करो, 1750 में निकल जाए, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मैं क्या टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप देखोगे एक साल का टारगेट यहाँ पे 2000 रुपये या 2100 रुपये तक तो जा सकता है। 2-3 महीने में अगर आप देखते हो कंपनी कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं और आने वाले टाइम में भी इसी तरह की प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन रहती है, तो एक अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा। बट यहाँ पे मेरे एक अभी भी कंसर्न है, Q3 से कंपेयर करोगे तो Q4 का बिजनेस बहुत खराब रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब कंपनी ने इतना प्रॉफिट नहीं शो किया जितना Q3 में किया था, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न है। अच्छा, एक और अगर कोई पूछना चाहता है कि जो टेंसेंट है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, उससे जो इसकी वैल्यूएशंस अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ज़्यादा है। उसके पीछे 2 रीज़न है, मतलब एक ही रीज़न है बेसिकली। क्यों? क्योंकि एक तो ये टेंसेंट जो है ना वो बहुत बड़ा मैच्योर्ड बिजनेस फेज में अभी, और जो नज़ारा है वो भी ग्रो कर रहा है। तो वी आर बैटिंग ऑन टू फ्यूचर। अभी टेंसेंट में आप जो बैट करोगे अगर खरीदते हो तो आप टेंसेंट के प्रेजेंट बिजनेस पे करोगे। टेंसेंट आने वाले टाइम में इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाएगा, बट नज़ारा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नए नए बिजनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। एक छोटी कंपनी ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगी कंपेयर टू एक बड़ी कंपनी से। और दूसरी बात ये कि टेंसेंट इंडिया में इतना है नहीं, बट नज़ारा का बिजनेस इंडिया में भी है, और इंडिया के अंदर गेमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। बहुत कम लोग गेम्स खेलते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की यहाँ पे जो चांसेस है, पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 रीजन्स के कारण यहाँ पे नज़ारा की जो वैल्यूएशन है वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी से भी ज़्यादा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट और एक्सपेंसिव यहाँ पे गेमिंग स्टॉक है। बट यहाँ पे 1650 पे एक अच्छी बाय करने को मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक यहाँ पे आप कर सकते हो 1650 वाला जो लेवल है, और वो सारी चीज़ें। बाकी मैंने आपको बता दिया मोमेंटम अभी कुछ खास बन नहीं रहा है, और हो सकता है इस Q4 के रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत और यहाँ पे प्रॉफिट ब्रेकिंग दिखे तो अपने को यहाँ पे अपना 1650 का लेवल मिल जाएगा। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो ये स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कौन बन सकती है एक नया स्मॉल कैप जो हमने ढूंढा है, हमारी ओन डिस्कवरी है, तो वो यहाँ पे कैसे बन सकती है। यहाँ
यहाँ पे एक नेक्स्ट नज़ारा जिसके अंदर काफ़ी ग्रोथ है और उसकी फिनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नज़ारा की कंपेरिजन में देखो तो ये सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नया मल्टी बैगर का वेट करो और प्लीज़ 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 हमारे वीडियो शेयर करो सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।